बेटियां कभी पराई नहीं होती। शोभा और भावेश की शादी को 1 साल हो गया था। जब से इस घर में आई शोभा, तब से बाबूजी उसकी आंख में खटक रहे थे। बस वह मौका ढूंढ रही थी कब वह घर से उनको बाहर निकाले। उनका टोकना शोभा को रास ना आ रहा था, क्योंकि शोभा कभी नल खुला तो कभी ट्यूबलाइट खुला छोड़ देती थी। जब बाबूजी समझाते तो शोभा गुस्से से मुंह बना लेती। एक दिन गैस पर दूध उबलता छोड़कर फोन पर बात कर रही थी। बाबूजी किचन में पानी पीने आए तो सही समय पर गैस बंद कर दिया, वरना दूध गिर जाता। और जाकर बहू से कहने लगे, बहू ये क्या तुम गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई थी? अगर मैं सही टाइम पर नहीं जाता तो दूध गिर जाता। बाबूजी पर गिरा नहीं ना, तो आप अपने काम से काम रखिए, मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें। तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और शाम को भावेश के आते ही शोभा शुरू हो गई, देखो जी मैं अब बाबूजी के साथ नहीं रहूंगी। जब देखो बहू ये करो, बहू वो करो। बहू तुमने ये काम ऐसे क्यों किया? मैं तंग आ गई हूँ। अब इस घर में या तो बाबूजी रहेंगे या मैं रहूंगी। शोभा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है भला, इस उम्र में कहाँ जाएंगे? जहाँ मन करे वहाँ जाएं, पर इस घर में तो नहीं जगह है। वैसे ये घर मेरे नाम पर है, यही मैंने सबसे बड़ी गलती की जो घर तुम्हारे नाम पर कर दिया। अगले दिन भावेश की बहन नीरा आती है। भैया ये क्या सुन रही हूँ, आप बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं? नहीं, तुमसे कौन कहा? भाभी फोन की थी। तब तक किचन से निकलते हुए साड़ी से हाथ पोंछते हुए शोभा आई। हाँ मैंने फोन किया था, मैंने वृद्धा आश्रम पर बात कर ली है। 1-2 दिन में हम वृद्धा आश्रम पर बाबूजी को छोड़ देंगे। पर तुमने मुझसे एक बार पूछा नहीं। आपसे क्या पूछना, जब घर मेरा है तो मेरे हिसाब से होगा। नीरा सुनती है, गुस्से में कहती है, आप लोगों को तकलीफ हो रही है बाबूजी को रखने में। आज के बाद बाबूजी मेरे घर पर मेरे साथ रहेंगे। ना मैं उनके लिए पराई हूँ और ना वो मेरे लिए। भावेश ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर नीरा को लगा कि इन सब में भैया भी मिले हैं। उस दिन के बाद बाबूजी अपनी बेटी के साथ रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन शोभा को लड़का हुआ। शोभा तो फूले नहीं समा रही थी, पर भावेश बस खुश था। शोभा कहती है कि सुनो जी, हम एक पार्टी रखते हैं बेटे के आने के उपलक्ष्य में। भावेश ने कहा, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे पार्टी, अभी तो बहुत समय है। और उसने शोभा की बात को टाल दी। धीरे धीरे भावेश का बेटा 3 साल का हो गया। शोभा फिर से मां बनने वाली थी। इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया। भावेश ने उसे गोद लिया और प्यार से गले लगाया। भावेश इतना खुश था कि सबको बताते फिरता, मेरी बेटी हुई है। उसने बेटी होने के उपलक्ष्य में शानदार पार्टी रखी। ये सब देखकर शोभा के मन में सवाल उठ रहे थे। एक दिन शोभा अपने पति से पूछती है कि एक बात बताओ, जब मुन्ना हुआ तब आप ना ही बहुत खुश थे और ना ही आपने कोई पार्टी दी, जबकि बेटी के आने पर आपकी खुशी भी 2 गुना थी और आपने पार्टी भी दी। ऐसा क्यों? कल को बेटी ही तो देगी सहारा, क्योंकि बेटे तो पराए हो जाते हैं, पर बेटियां कभी पराई नहीं होती। जब सब साथ छोड़ देंगे, अक्सर लोग बेटी होने के बाद दुखी हो जाते हैं, पर सबसे ज्यादा सुख माँ बाप को बेटी से ही मिलता है। ये मैंने अपने जीवन में देख लिया। शोभा को भावेश की बात समझ आ चुकी थी। उसे अपने गलती का एहसास होता है। शोभा भावेश से माफी मांगती है और बाबूजी से भी माफी मांगती है। पूरे सम्मान से बाबूजी को घर लाती है। बहू बेटे के लालच ने माँ बाप का किया बंटवारा। किरण, सुना है तुम्हारे परिवार में आजकल कुछ खटपट चल रहा है। क्या संपत्ति के साथ तुम्हारे सास ससुर का भी बंटवारा होगा? क्या तुम्हारे सास ससुर की जिम्मेदारी तुम लोगी? बहुत मुश्किल है यार, अपने बच्चे परिवार तो संभल नहीं रहे हैं, अब लगता है सास ससुर को भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। किरण की सहेली कुमुद बोल रही थी। किरण बोली, मैं क्यों लूंगी उनकी पूरी जिम्मेदारी? जब हर चीज का आधा आधा बंटवारा होगा तो इनके माता पिता का भी बंटवारा होगा। घर में पैसे ज्यादा खर्च मेरे पति करते हैं और गुणगान वो दोनों बड़े बेटे का सुनाते हैं। अब देखो क्या होता है। किरण की दूसरी सहेली बोली, तुमने क्या सोचा है? कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। किरण बोली, मैं सोचती हूँ अपनी सास को मैं अपने तरफ ले लूँगी
कम से कम मेरी थोड़ी मदद ही हो जाएगी, क्योंकि ससुर जी तो बस बैठकर खाएंगे, ये कम से कम घर के कुछ काम तो कर देंगी। किरण के परिवार में जमीन जायदाद को लेकर खींचातानी चल रही थी। इन सभी मुश्किलों के कारण किरण के ससुर भानु प्रताप जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला लिया। फिर ये मुद्दा उठा कि माता पिता किसके साथ रहेंगे। किरण की सास कमला जी बोली, कैसे दिन आ गए, जो माँ एक कोख से सभी बच्चों को जन्म देती है, आज वही बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा करने चले हैं। उनका बड़ा बेटा मनोहर बोला, माँ कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के बंटवारे में मैं पहले भी इस बंटवारे के खिलाफ था और आज भी हूँ। आप और बाबूजी मेरे साथ रहिए, मेरी जितनी भी आय है मैं आप लोगों को अपने साथ रख सकता हूँ। मनोहर का छोटा भाई अभय बोला, ये करके आप क्या साबित करेंगे भैया कि मैं माँ या पिताजी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? ऐसा नहीं होगा, आप जानबूझकर ये कर रहे हैं ताकि आप लोगों की नज़रों में आप अच्छे बने रहें और मैं बुरा बन जाऊं। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो माँ और बाबूजी का भी होगा। मनोहर की पत्नी नेहा बोली, देवर जी, जब हम दोनों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो आपको क्या आपत्ति है? क्या इस उम्र में आप इन दोनों को अलग कर देंगे? ये तो कोई अच्छी बात नहीं। सोचिए, कल को हमारे बच्चे हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो कैसा महसूस होगा। किरण बोली, हम अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, जैसा कि इन लोगों ने किया है। हर जगह आपका गुणगान गाते हैं, क्या हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं करते? नेहा बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी जी या पापा जी तुम्हें स्नेह नहीं करते? वो हम दोनों को बराबर मान देते हैं, पर तुम्हारी नज़रें वो देख ही नहीं पाती है। बहस चलती रही। किरण बोली, मम्मी जी हमारे तरफ रहेंगी, अगर इच्छा होगी तो 6 महीने बाद भाभी के पास जा सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। किरण के मन की बात उसके मुंह से निकल ही गई। किरण की सास अपने पति से बोली, जीवन के आखिरी पड़ाव में क्या मैं आपसे इस तरह अलग हो जाऊंगी? वो बोले, कमला, मनोहर की स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं कि हम सबका भार उठा सके। तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने घर का बंटवारा अभी नहीं किया, हम दोनों एक ही घर में हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे कमरे बढ़ जाएंगे। देखते हैं और हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा है। शायद हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म का ये फल है जो हमें आज भोगना पड़ रहा है। जब बच्चों के मन में घृणा और लोभ आता है तभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वो संपत्ति के साथ साथ अपने माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं, मानो वह माँ बाप नहीं कोई सामान हो जिसे आधा आधा उन्होंने अपनी मर्जी से बांट लिया। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। किरण अपने स्वभाव के अनुसार पहले धीरे धीरे मोटे मोटे काम को अपनी सास को करने को कहती थी। किरण ना तो अच्छा खाना बनाती थी और ना अपनी सास से अच्छे से बात करती थी। जब भी कमला जी नेहा की तरफ जाना चाहती, किरण किसी न किसी बहाने उन्हें जाने से रोक लेती थी। कुछ दिनों बाद किरण की माँ उसके घर आई। एक रोज अपनी माँ के साथ बैठकर वो चाय पी रही थी, तभी वहाँ टेबल पर कुछ गिर गया। किरण अपनी सास से बोली, मम्मी जी, रसोई से कपड़ा लाकर इसे थोड़ा साफ कर देंगी? ये सब कुछ किरण के ससुर दूसरी तरफ से देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तभी नेहा जाकर अपने साड़ी के पल्लू से उस गंदगी को साफ की और बोली, बस अब और नहीं। एक माँ के सामने तुम दूसरी माँ का अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें ये शोभा देता है? तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे बच्चे भी ये सब देख रहे हैं? कल को वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। किरण की माँ बोली, नेहा, जब संपत्ति और घर का बंटवारा हो गया है तो तुम इस घर के मामलों में क्यों दखल देती हो? नेहा बोली, आंटी जी, आप किरण की माँ हो तो मेरी भी माँ जैसी हुई। आपसे ऐसी बातें सुनने को मिलेगा ये उम्मीद नहीं थी। जब बच्चे गलत काम करते हैं तो हर उम्र में माँ उन्हें कान पकड़कर याद दिलाती है कि तुम गलत कर रहे हो। किरण की माँ बोली, मैं क्या बोल सकती हूँ? आप ना बोलकर इसकी गलतियों में भी इसका साथ दे रही हैं। जैसे आपने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, मम्मी जी ने भी अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, वो अलग बात है कि बेटा अपना फर्ज भूल गया और पत्नी के सामने
माँ की इज्जत नहीं कर पाता है। किरण बोली, भाभी मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपका अपमान करूं। आप अपने घर चले जाइए। जब हर चीज़ का बंटवारा हो चुका है तो आप मेरे घर के मामलों में दखल नहीं दे सकती हैं। नेहा अपने ससुर जी के पास जाकर बोली, बाबूजी, क्या आप ये सब देखकर चुप रहेंगे? वो आपकी पत्नी है। आपने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है, अपने आत्मसम्मान का नहीं। माँ जी की जिम्मेदारी आज भी आप पर ही है। अब आपको तो कुछ कहना ही होगा। नेहा के ससुर जी खड़े हुए और जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, आज भी मैं इतना सामर्थ्य रखता हूँ कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा कर सकूं। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। अगले दिन भी दोनों घरों में बहस चलती रही। उस दिन नेहा के ससुर जी ने कहा, मैंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया, परंतु ये घर आज भी मेरा है। अभय बोला, बाबूजी, बेहतर होगा इस घर का भी बंटवारा आप कर ही दीजिए या फिर मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं और कहीं घर ले सकूं। पिता बोले, जितना देना था मैंने तुम सबको दे दिया, अब आगे की जिम्मेदारी खुद संभालो। अभय, बेहतर होगा तुम अपने परिवार को लेकर अब किसी और घर में चले जाओ, क्योंकि ये घर मैं अपनी पत्नी के लिए रखा हूँ। तुम जैसे औलाद से बेहतर होता मेरा एक ही बेटा होता। तुम अपनी पत्नी और सास का सम्मान कर सकते हो, पर अपनी माँ का सम्मान संभाल भी नहीं सके, तो तुम्हें इस घर में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार अभय को वो घर छोड़कर जाना ही पड़ा। पिता ने उस घर को अपने आने वाली पीढ़ियों के नाम कर दिया। अभय जिस हिस्से में रहता था उसको किराए पर लगा दिया। अब किराया और उनके पेंशन से उन दोनों की दवाइयों और खर्चों का इंतजाम हो जाता था। अगर किरण की माँ ने उसकी गलती पर उसे समझाया होता या उसकी सहेलियों ने उसे सही सुझाव दिया होता तो आज उसके परिवार का इस तरह से बंटवारा नहीं होता। कमाई कम हो या ज़्यादा हो, जब परिस्थिति खराब होती है तो परिवार एकजुट मिलकर थोड़े में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, परंतु इस तरह माता पिता का बंटवारा नहीं करते। दोस्तों, माता पिता जहाँ 4 बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों के प्रेम में जब वो बंटवारा नहीं करते तो बच्चे बड़े होकर आखिर क्यों माँ बाप से अपने लिए ज़्यादा चाहत रखते हैं? आगे वो अपने माता पिता का ही बंटवारा कर देते हैं। ये सोच आखिर कब बदलेगी? बहू हूँ, कोई जेल की कैदी नहीं। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी हर बार मेरी बात तुम काट देती हो। अरे क्या ज़रूरत है हर 6 महीने में मायके जाने की? तुम्हारे बिना क्या वहाँ का खाना नहीं बनेगा? अपनी माँ से मिलने के चक्कर में तुम मेरी माँ को तकलीफ दे रही हो। कभी सोचा है तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता है? राजेश अपनी पत्नी लता से कहता है। लता बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं महीनों दिन के लिए जाती हूँ। क्या साल का 8 दिन भी मेरी माँ का मुझ पर अधिकार नहीं है? और मम्मी जी को क्या काम करना पड़ता है? काम वाली आकर खाना बना जाती है, कपड़े धो देती है, घर का सारा काम तो वो कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी जी को दरवाज़ा खोलना और बंद करना पड़ता है और रात में आपको खाना परोस देती हैं। क्या वो इतना भी आपके लिए नहीं कर सकती? राजेश बोला, तुम मेरे अच्छे व्यवहार का गलत फ़ायदा उठा रही हो। पत्नी हो, प्यार करता हूँ, पर तुम तो बहस पर उतर आई। लता बोली, बहुत खूब, आप मुझे प्यार करते हैं तो क्या मैं खराब व्यवहार करती हूँ? कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपकी कोई भी बात टाल दी हो? जब भी मेरे माता पिता के लिए मैं वक्त निकालना चाहती हूँ तो आपको इतना बुरा क्यों लगता है? और मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई जेल की कैदी नहीं जो मेरा ना कहना आपको पसंद नहीं है। तभी उधर से लता की सास पूनम जी आई और बोली, बहू, क्या तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि शादी के बाद लड़की का घर परिवार ससुराल होता है? तुम्हारा सारा वक्त ससुराल के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी क्या इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताई? कई बार तुम्हें समझा चुकी हूँ, अब इतनी छोटी छोटी बातों पर मैं तुम्हें टोकती रहूँ? मैं तो सोची थी 4-5 साल हो गए हैं, अब तुम समझ चुकी हो, पर तुम्हारा तो अभी भी वही हाल है। हमेशा मायके जाने की रट लगाई बैठी रहती हो। सही कहा मम्मी जी, बहू की गलती ना होने पर भी सास टोकती है, तो वही सास अपने बेटे की गलती पर उसे क्यों नहीं टोकती? मुझे तो आपने कई बार समझा लिया,
एक आध बार अपने बेटे को भी समझा लीजिए। शादी करके ससुराल आई हूँ, अपने माँ बाप को त्याग कर नहीं आई हूँ। हर साल मैं जाती हूँ और जब भी जाने का नाम लेती हूँ तो ऐसा ही माहौल बनता है। अब तो मुझे आदत सी हो गई है, पूरा समय आप लोगों का है, पर मेरे जीवन पर माता पिता का भी अधिकार है। ये आज मैं आखिरी बार आप लोगों को कह रही हूँ। इतना कहते हुए लता अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद पूनम जी राजेश से बोली, देखा, इसलिए कहती थी लगाम खींच कर रखो, पर नहीं, बीबी आती नहीं कि लड़के लट्टू बनके उसके पीछे घूमने लगते। लो अब नाचते रहो। राजेश बोला, माँ आप भी हद करती हैं, आपकी वजह से मैं उसके सामने बुरा बन जाता हूँ और आप मुझे ऐसी बातें सुना रही हैं। देखा जाए तो क्या गलत कह गई, उसके जाने के बाद आपको काम क्या रह जाता है, फिर भी आप मुझसे बुलवाती हैं और मैं नासमझ जो उसे हर बार टोकता हूँ। इतना कहकर राजेश भी ऑफिस चला गया। सबकी नाराजगी को सहकर भी लता अपने माता पिता को मिलने के लिए चली गई। वो जानती थी कि उसके आने के बाद भी पूनम जी कोई ना कोई वगैरह जरूर करेंगी, पर इन सब बातों को दरकिनार करके 4 दिन अपने माता पिता के साथ गुजारी और वापस सुबह के 11 बजे अपने घर लौटी। राजेश दफ्तर जा चुके थे। लता कामवाली के साथ मिलकर लता ने घर की साफ सफाई करना शुरू किया। कामवाली बोली, भाभी जी, आपके नहीं रहने से घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। बड़ी मालकिन तो खाना भी मुझसे ही लगवाती थी। लता हंसकर कहती, कोई बात नहीं, उनकी उम्र हो गई है आराम करने की, मेरे रहते वो काम करे ये भी तो अच्छा नहीं लगता। तभी पूनम जी आई और बोली, तुम्हारे बिना भी ये घर अच्छी तरह से चल सकता है, फिर क्यों लौट कर आई हो। लता मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, पूरे साल तो आपकी की, आपके बेटे की और अपने इस सुंदर घर की सेवा में लगी रहती हूँ। 4 दिन तो अपनी मर्जी से जी ही सकती हूँ। और जहाँ तक मेरे वापस लौटने की बात है तो एक बार अपने बेटे से ही पूछ लीजिए कि मेरा आना उन्हें पसंद है कि नहीं है। जेल की कैदी तो हूँ नहीं कि आप सबकी मर्जी से अंदर और बाहर रहूँगी। मुस्कुराती हुई लता उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी और अपना काम कर रही थी। जब पूनम जी ने देखा कि उनकी बातों का बहू पर कोई असर नहीं हो रहा तो वहाँ से चुपचाप चली गई और लता मुस्कुराने लगी। शाम में जब राजेश लौटकर आए तो लता को देखकर खुश हो गए और बोले, कब आई, तुम्हारे बिना ये घर सूना लग रहा था। लता मुस्कुराकर बोली, मेरे बिना या फिर मेरे काम के बिना। राजेश बोला, तुम पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठी रहती हो, मैं समझता हूँ, पर क्या करूँ, माँ अपनी परेशानियों को इतना मुझे बताती है कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता है। लता बोली, माँ की परेशानियों को समझना बेटे की जिम्मेदारी है तो पत्नी की परेशानियों को भी तो समझना उसका फर्ज है। माँ के प्रति अपना फर्ज निभाने में आप सभी बेटे पत्नी को क्यों भूल जाते हैं। अपने मन की भड़ास जब आप अपनी पत्नी पर निकालते हैं तो आपको महसूस नहीं होता कि आप जेलर और मैं एक कैदी हूँ। राजेश ने आगे बढ़कर अपनी पुरानी बातों के लिए लता से माफ़ी मांगी और कहा, आगे से ध्यान रखूंगा और माँ को भी समझाने की कोशिश करूंगा। बस तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम भी मेरी परिस्थितियों को थोड़ा समझो। लता ने मुस्कुराते हुए पति का साथ देने का वादा किया। अब जब कभी लता के मायके जाने की बात होती उससे पहले ही राजेश अपनी माँ के सामने भूमिका बांधता और उन्हें समझाता कि माँ 2-4 दिन की बात है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे और फिर आपके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। और वो समझ भी जाती है। यही बात बहू कहे तो सास की समझ में नहीं आती, बेटा कहे तो माँ तुरंत समझ जाती है। ये कैसी विडंबना है। आपको समझ में आए तो मुझे भी बताइएगा। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, अक्सर बहू मायके जाने की बात छेड़ती नहीं कि घर में युद्ध जैसा माहौल हो जाता है, जबकि सास भी अपने वक्त में कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर चुकी होंगी। फिर भी बहू अगर पति और सास की बात पर ना कहे तो ये बात सुनना उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आखिर क्यों? बहू कमाए या रोटियां बनाए। ये क्या बहू, कैसी रोटी बनाई है, एक भी फूली नहीं है, ढंग से सिकाई भी नहीं हुई है और गोल भी नहीं है। 28 की हो गई हो और रोटी बनाना तक नहीं आता है। मैं तो 8 साल की उम्र से
रोटी बना रही हूँ, एकदम गोल और फूली हुई रोटी बनाती हूँ। तेरे ससुर जी तो एक कौर भी नहीं खाएंगे। खाने से ही मतलब नहीं है, रोटी की कुछ सीरत भी होनी चाहिए। मेनका जी ने नई नवेली बहू कनिका को जोर से डांटा। कनिका के हाथ जो रोटी बना रहे थे एकदम से थम गए। अपनी सास से उसे इस तरह की प्रतिक्रिया की जरा भी उम्मीद नहीं थी। कनिका ने IIT किया था और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। शुरू से ही पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रही थी। स्कूल समय में उसने काफ़ी इनाम जीते थे और वो एक मेधावी छात्रा रही थी। स्कूल से जब भी घर आती तो दादी कस्तूरी देवी टोक देती थी, अब तो बड़ी हो गई है, इसे रोटी बनाना तो सिखा और चूल्हे चौके का काम भी करवाया कर, नहीं तो ससुराल जाएगी और हमारी नाक कटवा देगी। यही सुनने को मिलेगा कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। हमारी बरसों पुरानी इज्जत का क्या होगा? बेटी घर का काम निकालती है या रोटी घर का नाम करती है? माँ जी, अभी वो छोटी है और उसे पढ़ाई और अन्य गतिविधियों से समय ही नहीं मिलता है कि वो रोटी बनाना सीखे। पहले पढ़ाई जरूरी है, रोटी तो बाद में भी सीख लेंगी। कनिका की माँ रश्मि उनको समझाती थी। आग लगे ऐसी पढ़ाई को, आजकल की लड़कियां बस पढ़ाई करती हैं। घर परिवार को चलाने के लिए रोटी भी जरूरी है। सुबह शाम पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, पढ़ाई नहीं। कस्तूरी देवी चिल्लाकर कहती रहती थी। रश्मि सास की बात को अनसुना कर देती, क्योंकि रश्मि ने जीवन का एक ही लक्ष्य ठान रखा था कि उसकी बेटी पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वो भी तो सालों से गर्म नरम फूली हुई रोटियां बना रही है। उसे क्या मान सम्मान और इज्जत मिल गई है। सास ने उसका सदा ही तिरस्कार किया है। केवल रोटी बनाने से इज्जत नहीं मिलती है, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। सदियों से स्त्रियां रोटी ही तो बनाती आ रही हैं। स्त्री का जीवन एकमात्र उद्देश्य केवल रोटी बनाकर ससुराल वालों को खुश करना ही नहीं है। रश्मि रोज कनिका को कहती और उसे अच्छे से पढ़ाई करने की प्रेरणा देती थी। दादी कुछ कहती तो कनिका गुस्सा हो जाती थी, पर रश्मि उसे ये ही समझाती थी, जीवन में सफल होना है तो खुद को मजबूत बनाना होगा। लोगों और रिश्तेदारों की बातों को दिल पर नहीं लेना है। तुझे मानसिक संतुलन बनाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। IIT की प्रवेश परीक्षा पास करके BTech करना ही है। रश्मि कनिका का उत्साह बढ़ाती रहती थी। कनिका अपनी तैयारी में लगी हुई थी। एक तो स्कूल की पढ़ाई और प्रवेश परीक्षा की घंटों की तैयारी करती थी और कोचिंग क्लासेस जाती थी। कब सुबह से रात हो जाती थी कनिका को पता ही नहीं चलता था। वो थक कर चूर हो जाती थी। रातों को जागना और दिन भर इतनी मेहनत करती थी। एक दिन रश्मि की तबीयत खराब हो गई थी तो घर में खाना नहीं बना। कस्तूरी देवी तो बरसों पहले रसोई से संन्यास ले चुकी थी। उस दिन उन्होंने कनिका को खूब सुनाया, लड़की की जात है और तू रोटी भी नहीं बना सकती है। तेरी उम्र में तो मैं 10 लोगों का खाना बना देती थी। कनिका ने भी सुना और अनसुना कर दिया। उसके पापा ने बाहर से खाना मंगवा लिया। नरेश जी भी चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो भी अपनी माँ को समझाते थे कि माता पिता का प्यार हर बेटी को मिलता है, पर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का सपना हर माता पिता आजकल देखते हैं। पहले का जमाना अलग था, बेटी की शादी करके उसकी जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती थी, लेकिन आजकल माहौल बदल गया है। सब अपनी बेटी को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं, उसके लिए सारे साधन उपलब्ध करवाते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं ताकि बेटी अपने लक्ष्य को छू ले। मैं भी चाहता हूँ कनिका नौकरी जरूर करे, अच्छा कमाएगी तो रोटी बनाने वाली रख लेगी। सिर्फ घरेलू काम और रोटी सीखने के लिए उसका भविष्य दांव पर लगा देना तो ठीक नहीं है। अपने बेटे नरेश की बात सुनकर भी कस्तूरी देवी मुंह बना लेती थी। उन्होंने पुराना जमाना देखा था और आजकल के जमाने में बहुत कुछ बदल गया है। तब लड़कियों को थोड़ा सा बड़ा होते ही चौके का काम सिखाया जाता था। 12-13 साल की लड़की पूरा घर संभाल लेती थी। उनकी अपनी सोच थी, पर पुरानी सोच से नई पीढ़ी का भविष्य तो नहीं चल सकता है। कनिका का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और वो सफल हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, पर कस्तूरी देवी को इसमें भी अड़चन थी। बेटी घर की इज्जत होती है, कॉलेज में लड़के भी होते हैं, दोनों का साथ पढ़ना सही नहीं है।
बाहर लड़की को भेजना भी सुरक्षित नहीं है। माँ जी, मुझे अपनी बेटी और अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा विश्वास है। मेरी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे अपनी बेटी का भविष्य बनाना है। रश्मि और नरेश अपनी बेटी कनिका को शहर छोड़ आए। कनिका मन से पढ़ रही थी। वो जब भी छुट्टियों में आती तो कस्तूरी देवी एक ही राग अलापती थी कि अब तो इसे रोटी बनाना सिखा दो, शादी की उम्र हो चली है। कुछ सालों बाद शादी हो जाएगी तो ससुराल वालों के ताने सुनने को मिलेंगे। माँ जी, जरूरी नहीं है, जीवन भर हमने जो किया है वो ही मेरी बेटी भी करे। आजकल बेटी रोटी चाहे बनाना नहीं जानती है, पर आजकल की बेटियां रोटी कमाना जरूर जानती हैं। समाज की सोच में बदलाव आ गया है, आप भी अपनी सोच बदल लें। इस बार कस्तूरी देवी के पास कोई जवाब नहीं था। कनिका की पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी थी। नरेश जी और रश्मि उसके लिए रिश्ते देख रहे थे, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने भी कोई लड़का अपने लिए कभी पसंद नहीं किया, सब कुछ अपनी मम्मी पर छोड़ रखा था। एक दिन रश्मि के पास मनीष का रिश्ता आया, जो उसकी दूर की बहन के ससुराल से था। रश्मि ने सब देखा तो उसे घर और वर पसंद आ गया। लड़के वालों की मांग थी कि लड़की पढ़ी लिखी और कमाऊ होनी चाहिए। मनीष को भी कनिका पसंद आ गई और घर वालों को भी रिश्ता अच्छा लगा। रिश्ता पक्का होने से पहले रश्मि ने कनिका की होने वाली सास को बता दिया था कि कनु शुरू से पढ़ाई में होशियार रही है, तो कभी इसे खाना बनाने का समय ही नहीं मिला। कनु को रोटी बनाना नहीं आता है। मेनका जी मुस्कुराकर बोली, हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए। सही तो है, पढ़ाई की है तो चौके के काम सीखने का समय ही नहीं मिला होगा। और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मनचाहा घर और वर पाकर कनिका बहुत खुश थी। दोनों की शादी अच्छे से हो गई। सारे रस्मों रिवाज चल रहे थे। कनिका से पहले तो मीठा हलवा बनवाया गया, जो उसने यूट्यूब पर देखकर बना दिया। बाद में चकला बेलन देकर रोटी भी बनवाई गई। पहली बार बेलन हाथ में लिया और रोटी नहीं बन पाई तो सास ने सब मेहमानों के सामने ही ताना दे दिया। कनिका अपनी सास का बदला हुआ स्वरूप देखकर हैरान थी। घर से सास, ससुर, ननद, देवर और मनीष थे। रोज किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ खाने का न्योता मिल रहा था। सप्ताह भर बाद सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। मम्मी जी, मैं कल ऑफिस जाऊंगी, सुबह कैब आ जाएगी। मेनका जी बोली, वो तो ठीक है, पर रोटी कब बनाओगी? रोटी बनाना तो घर की बहू की जिम्मेदारी होती है। तुम्हें तो रोटी बनाना ही नहीं आता है। वो तो बहुत जरूरी है, जल्दी से सीख लो, अब तुम्हें ही रोज बनानी है। कनिका कहती है, मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपको पहले ही साफ साफ बता दिया था मुझे रोटी बनाना नहीं आता है। तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आपको नौकरी करने वाली लड़की चाहिए थी और मैं नौकरी करती हूँ। ये क्या बात हुई? बहू रोटी भी फुलाए और नौकरी करके कमाए भी? दोनों काम तो नहीं हो सकते। मैंने रोटी बनाने के लिए पढ़ाई नहीं की थी। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, जीवन अपने हिसाब से जीना था। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का खाना बनाएंगी, ऑफिस में दिन भर काम करेंगी और थक हार कर जब घर आएंगी तो वापस रोटी बनाएंगी। मैं मशीन नहीं हूँ, उतना ही करूँगी जितना शारीरिक क्षमता होगी। क्या कहा? तुम तो आते ही मम्मी से जवान लड़ाने लगी। इस तरह कोई अपनी सास को कहता है क्या? भाभी, आप में जरा भी शर्म और लिहाज नहीं है। ननद मधु ने तेज आवाज में कहा। आपको मम्मी ने थोड़ा सा कह क्या दिया? आप तो बदतमीजी पर उतर आई। मधु, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, बस अपनी बात रखी है। तभी कनिका मधु को देखकर बोलती है, मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? अब मधु आ गई है तो आप खाना नहीं बनाओगे। मैं नौकरी करने बाहर जाऊंगी तो रोटी का काम मधु संभाल लेगी। अब इसकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, 1-2 साल में इसकी शादी हो जाएगी। मेरी मम्मी ने तो रोटी बनाना सिखाया नहीं है, पर आपने तो अपनी बेटी को जरूर सिखाया होगा। कनिका की बात सुनकर मेनका जी और मधु दोनों अचंभित थे। जब मेरी बहू रोटी नहीं बनाएगी तो मेरी बेटी क्यों बनाएगी? ये काम तो बहू का होता है, तुम अपना काम मेरी बेटी पर नहीं थोप सकती। मेनका जी जोर से बोली, मम्मी जी माफ करना, 1-2 साल बाद जब मधु की शादी होगी तो वो भी बहू बनेगी और आपके विचार से हर माँ का फर्ज है
कि वो बेटी को कमाना भी सिखाए और फूली हुई रोटी बनाना भी सिखाए। आप भी अपना फर्ज पूरा तो करोगे, नहीं तो मधु की सास भी आपको ताना देगी कि आपने इसे रोटी बनाना नहीं सिखाया। कनिका ने बड़े आराम से कह दिया। मधु को रोटी बनाना नहीं आता था। मेनका जी ने उससे कभी रसोई का काम नहीं करवाया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भी नौकरी ढूंढ रही थी और उसके लिए भी लड़का देखा जा रहा था। अब बात अपनी बेटी पर आई तो मेनका जी की बोलती बंद हो गई। कनिका की बात का वो भी जवाब देती। कनिका गलत भी तो नहीं कह रही थी। मम्मी जी, बहू को कहना बहुत आसान है। बहू की माँ को ताना देना हर सास अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती आई है। मैंने पढ़ाई की इतनी मेहनत की है और मैं इसे चूल्हे चौके में नष्ट नहीं कर सकती। आप चाहते हो आपकी बहू ऑफिस से कमा कर भी लाए और घर आकर चौके में पसीना भी बहाए। जब आदमी घर थका मांदा आता है तो उसे गर्म खाने की थाली परोसी जाती है। वो मर्द है, कमा कर लाया है, तो क्या हम महिलाओं को ऑफिस से आकर थकान नहीं आती? हमसे ये उम्मीद क्यों की जाती है कि हम कमा कर भी लाएं और आते ही सबके लिए खाना बनाने में भी जुट जाएं? आदमी एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीता है और महिला को पूरी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मैंने एक खाना बनाने वाली से बात कर ली है। वो कल से सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बना देगी। खाना बनाने वाली को पैसे मैं अपनी सैलरी से दे दूंगी, क्योंकि मैं कमा रही हूँ। मैं रोटी बनाऊंगी तो नहीं, पर खाने वाली से बनवा कर आप लोगों को गर्म और फूली हुई रोटियां जरूर खिला दूंगी। कनिका के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। मेनका जी और मधु देखते रह गए और कनिका पर्स उठाकर ऑफिस के लिए चल दी। दोस्तों, सदियों से स्त्रियां रोटियां बनाती आ रही हैं और अब वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। तब भी उससे यही अपेक्षा की जाती है। समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए। इच्छा शक्ति। एक बार आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है, इसलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी विकराल क्यों ना हो, जल उसे शांत कर देता है, इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाती है, इसलिए वायु जल से भी अधिक बलशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छा शक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है, इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है व्यक्ति की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा शक्ति से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। दो भाई मोहन और सोहन। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। मोहन सोहन से बड़ा था, इसलिए मोहन अपने भाई की हर जरूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था कि सोहन अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए मोहन दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता था और उन पैसों से सोहन की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। मोहन एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे सोहन की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर सके। मोहन सुबह जल्दी कारखाने जाता था, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था ताकि सोहन को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और सोहन की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने मोहन के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। मोहन के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह सोहन की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। अब मोहन को और ज़्यादा काम करना पड़ता था। मोहन रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम खत्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था।
इस तरह समय गुजरा और सोहन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर मोहन दिन रात खून पसीना एक करके पैसा कमाता था। मोहन की नींद पूरी नहीं होने से वह कुछ बीमार सा रहने लगा था। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि सोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। आज सोहन के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। मोहन बहुत खुश था कि सोहन बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। मोहन उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर सोहन का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज सोहन के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। मोहन अपने भाई का इंतजार करने बैठ जाता है। काफ़ी समय बीत जाने पर भी सोहन का कुछ पता नहीं था। मोहन बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब मोहन का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को ही भूल गया। वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफ़ी समय हो गया। मोहन को लगा कि उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर आया। अब मोहन ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ तो गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। मोहन डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से सोहन निकला और मोहन के पैरों में पड़ गया। मोहन ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि मोहन जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास सोहन जैसा भाई है। सोहन ने आज वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। आज उसके भी परिणाम आए हैं। सोहन ने दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सुनकर सोहन ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करें और मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। ये देखकर मोहन खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सबने मिठाई खाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन कभी मेहनत करना मत छोड़ो। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।